हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइस लर्निंग। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखिए चार्ज जो है ना वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज जो है ना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब कि आप इससे और इसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर नहीं आ सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मास। अब मास है तो है, अब कहाँ से आया कैसे आया ये नहीं पता। तो इस तरह चार्ज होता है। चार्ज भी आपका क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब अगर बात करें कि जो चार्ज का सिंबल है वो क्या होता है। अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल है इसका क्यों। और वही बात करेगा एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कॉमा सी से हम इसको डिनोट करते हैं। और चार्ज जो है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको पता होगा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। मतलब कि चार्ज आर टू टाइप्स। पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है निगेटिव चार्ज। मतलब कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब आपको ये पता होगा कि जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से रिपल करते हैं, और जो माइनस माइनस होता है वो भी रिपल करते हैं, और जो प्लस माइनस होता है या माइनस प्लस हो, मतलब ये बात दोनों एक ही है लेकिन फिर भी समझाने के लिए ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, मतलब जैसे प्लस माइनस हुआ या माइनस प्लस हुआ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट लिखिए आप कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। मतलब जो चार्ज है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान से समझिए कि चार्ज क्या है, हमेशा मास के साथ आता है। मतलब अगर जहां पर भी चार्ज है, मतलब जहां पर भी चार्ज है तो वहां पर मास जरूर होगा। अब अगर मास है तो चार्ज होना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं तब इसको साफ कर देता हूं। आइए देखते हैं कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, मतलब किस टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं, कैसे हम चार्ज और मास को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। होप सो आपने नोट कर दिया होगा। मतलब कि चार्ज
जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसका डायरेक्शन होता तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती। एक चार्ज है कहीं भी मूव कर सकता है, और इसकी यूनिट जो है ऐसा यूनिट कूलाम है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। तो आइए समझते हैं कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। तो इधर चार्ज लिखते हैं, इधर लिखते हैं मास। मतलब अब देखिए चार्ज जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब अगर मास की बात करें, मास क्या होगा, मास क्या होगा, मास आपका पॉजिटिव होगा। आपने कभी सुना है कि -5 किलो या -10 किलो या -50 किलो? तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज हमेशा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मतलब चार्ज स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि स्पीड चाहे कितनी भी हो, चार्ज में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई अगर चार्ज बॉडी है वो मूव करती है किसी कितनी भी स्पीड से, तो उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वही मास की बात करें तो मास से फर्क पड़ता है। मतलब अगर कोई रेस्ट बॉडी है, अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो उसका जो मास होगा वो मूविंग बॉडी से हमेशा कम होगा। मतलब जो अगर बॉडी मूव करती है, आप अगर मान लीजिए दौड़ते हैं, अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आप खड़े हैं तो आपका जो मास होगा मान लीजिए m0 है। चलिए समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक फॉर्मूला पे पढ़ा होगा मैकेनिज्म में, m = m0 1 - v² अपॉन c² v²। सॉरी, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ बॉडी इन रेस्ट, मतलब m0, मतलब कि जब बॉडी आपकी रुकी हुई है, मतलब आप मान लीजिए आप खड़े हैं तो ये आपका मास है, ठीक है। अब क्या है, आप अगर मूव कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, मतलब तो भाग रहे हैं, तो ये क्या होगा, मास ऑफ मूविंग बॉडी। मतलब अगर आप मूव कर रहे हैं तो देखिए ये क्या है, आपकी वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि अगर आप मान लीजिए आप 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भागते हैं, ठीक है, तो आपका स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के मुकाबले, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड क्या होती है 10⁸ मीटर/सेकंड, मतलब इसके मुकाबले आपकी जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में इसकी वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, मतलब माने ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 ऑलमोस्ट। तो मतलब ये हमेशा फ्रैक्शन में होगा तो ये कम आ जाएगा, 1 से कम होगा, तो मतलब बहुत कम होगा, लेकिन इसकी ये क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। 0 होगा तो 1 से 0 मतलब 1 से कम होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि इसका जो है, जो मूविंग बॉडी है, एक्सेलरेशन बॉडी है, उसका वेलोसिटी डिफर करेगी। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मास मतलब उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पॉइंट लिखिए आप, मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। अब देखिए आप ये चीज जो है ना, ये आप गौर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत फ्रैक्शन में होता है, लेकिन हाँ बढ़ता है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आप क्या पढ़ेंगे,
चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज कंजर्व होता है, मतलब हम ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। चार्ज इज कंजर्व, अब इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, मतलब कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। It can transfer to one body from another body। मतलब कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर टू वन बॉडी फ्रॉम अनदर बॉडी। मतलब आप चार्ज को नहीं क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब एक पॉइंट और नोट करिए आप, द टोटल चार्ज of an isolated system, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझाते हैं, इज कांस्टेंट। एग्जाम्पल समझते हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें कई सारे चार्ज हैं, मान लो +6 कूलम, +3 कूलम, -2 कूलम, मतलब 3 चार्ज हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम है और ये एक आपका कंडक्टर या इंसुलेटर है, नहीं तो आपका चार्ज बाहर हो जाएगा। मान लीजिए आप इस चार्ज को अगर आप मान लीजिए शेक करते हैं, इस बॉडी को, इस सिस्टम को शेक करते हैं या मूव करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो क्या होगा कि ये हो सकता है कि यहां पर आ जाए 2 कूलम, यहां पर आ जाए 5 कूलम। चलिए हम यहां पर निकालते हैं कि यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो समझते हैं चीज, ऊपर आपने नोट कर लिया चार्ज कंजर्व। अब देखिए कोई सिस्टम है, मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, आइसोलेटेड है, मतलब आइसोलेट है, मतलब एकदम अलग है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा होगा, आपको पता होगा कि आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन का मतलब कि आप एकदम अलग रहो, किसी के टच में मत रहो। उसी तरह ये जो सिस्टम है वो किसी के टच में नहीं है, एकदम अलग है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेट मतलब अगर इसको क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू डैश मान लेते हैं, इसके जो चार्जेस है, मतलब द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है Q1 + Q2 + Q3, Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। मतलब कि द टोटल चार्ज, मतलब जिसका चार्ज है इसका चार्ज है, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब कि दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, 6 + Q2 क्या है 3
और Q3 क्या है 3 कूलम। अब Q1 क्या है 2, Q2 क्या है 5। अब Q3 को हम मान लेते हैं Q, तो हमको Q निकालना है। तो पर क्या हो जाएगा 639 माइनस 2 7, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस Q, मतलब Q की वैल्यू 0 हो गई। मतलब कि दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, मतलब ऑलरेडी ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हो गया। तो अब बच्चों पढ़ते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको नोट कर लिया आपने? मैंने पहले आप पॉज करके नोट कर लिया करिए, क्योंकि अगर मैं नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज क्वांटाइज होता है। मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ क्वांटाइज, मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो एक फिक्स अमाउंट में हो। जो क्वांटाइज होता है मतलब क्या होता है फिक्स अमाउंट में हो। फिक्स अमाउंट का मतलब ये होगा कि आप मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर एक पूरा क्वांटाइज्ड है। अब एक पेन भी अगर लाते हैं तो ये भी क्वांटाइज्ड है। अगर यही हम बोले कि इस मार्कर को तोड़ दो, ठीक है, तो वो टूट नहीं सकता। मतलब कि समझते हैं द स्मॉलेस्ट charge that can exist independently, स्पेलिंग सही है, इस चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई भी सबसे जो छोटा चार्ज हो सकता है वो जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये माइनस में होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये किसी भी इंडिपेंडेंटली चार्ज का सबसे छोटी यूनिट है। मतलब सबसे छोटी चार्ज अगर आप बोले सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक फंडामेंटल चार्ज है। मतलब ये एक जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ये फंडामेंटल चार्ज है। मतलब कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कम से कम, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। अब आप बोलोगे कि क्या इससे कम इलेक्ट्रॉन से कम के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते? देखिए वो करते हैं, लेकिन वो डिपेंड होते हैं, वो ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि क्या है ये इंडिपेंडेंट है। अब क्या होगा कि चार्ज, दूसरा पॉइंट लिखिए, चार्ज
मस्ट बी इंटीग्रल, चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही चीज है, मतलब कि चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के इंटीजर में होना चाहिए। जिसे मैंने बताया था कि एक अब चार्ज एक 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। पहले आप इसको नोट करिए, फिर बताता हूं आगे। नोट कर लिया? देखिए, मतलब इसका कहने का ये है कि कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हाफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन या 0.7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी चार्ज होगा वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे में देखिए समझते हैं। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डॉट डॉट डॉट, सॉरी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। उसी तरह -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है, यहां पर से एक फॉर्मूला निकल के आया कि जो क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला निकल के आया। मतलब जो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, आपका जो चार्ज है किसी बॉडी का, वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल पर बेस्ड होता है। मतलब कि वो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया, 3 होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। आप बोलोगे 3.7 इलेक्ट्रॉन, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे कि 5.5/2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखिए n क्या हुआ आपका, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और जो E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, मतलब किसी बॉडी पे कोई चार्ज है। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल के आया। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि कैन चार्ज ऑफ 16 × 10⁻18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। मतलब कि इतना चार्ज है 16 × 10⁻18 कूलम। मतलब इस चार्ज को क्या किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो नंबर आएगा, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Q = ±NE। मतलब कि जो n है, n अगर इंटीजर आया मतलब दे सकते हैं, अगर n इंटीजर नहीं आया तो मतलब हम नहीं दे सकते चार्ज। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि दे सकते हैं कि नहीं। Q की जगह पर ये Q की वैल्यू है 16 × 10⁻18 n। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 × 10⁻−19। मतलब n हो जाएगा 16 ×
-18 डिवाइड बाई 1 अपन ये नीचे आ जाएगा इसके 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे हो जाएगा 10 और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से 19 में से 18 गए 1 हो जाएगा, मतलब कि 10 की पावर मतलब 10, मतलब कि इसकी जो n की वैल्यू आएगी 100 आएगी। इसका मतलब ये है कि n जो है इंटीजर आ गया, मतलब ये इंटीजर वैल्यू है। अगर यहीं पर ये 99.5 आता या 93.2 आता तो ये दोनों नहीं इस तरह नो होते, इसका आंसर नो होता, लेकिन ये क्या है इंटीजर डिजिट है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा यस, दे सकते हैं। और ये हो गया प्रूफ। तो आप बच्चों इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दूं? पहले से मिटाने लगा। क्या हुआ यार? तो आइए अब समझते हैं, एक टॉपिक है वेज टू चार्ज, मतलब कितने प्रकार से आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी में तो बहुत तरीके हैं ऐसे, लेकिन हम आज ये देखेंगे, मतलब ठीक है इस पर डीपली नहीं जाएंगे बट ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वेज ऑफ चार्ज टू अ बॉडी। अब देखिए पहला हम ये देख सकते हैं, पहला क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब क्या होगा, कंडक्शन का मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब हो जाएगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके किसी बॉडी को, डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब किसी बॉडी को आप चार्ज करो। एग्जांपल समझते हैं, देखिए एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, वो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और एक निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई निगेटिवली बॉडी का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी तो निगेटिवली चार्ज है ये। अब यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब अनचार्ज। अब ये अनचार्ज है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? अनचार्ज मतलब है कि प्लस माइनस जो है बराबर चार्ज के है ना, मतलब अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं ना, ठीक है। तो अब क्या, अगर तो हम इसको अगर मान लो, अब हमने क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट है तो इसको हम कांटेक्ट करेंगे डायरेक्ट, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कांटेक्ट करवा देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, मतलब कि
जो अनचार्ज बॉडी थी इसको टच करवाने पर इसके इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए, मतलब इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया टच करवाने से, मतलब कंडक्शन से। अब देखिए, अब ये आप ये सोचेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गए इसमें। ये एक पॉइंट लिखिए, आप पॉइंट लिखिए, इफ shape, size and material of both conductor is same, मतलब कि अगर शेप सेम हो, साइज भी सेम हो और मटेरियल भी सेम हो, ठीक है, मतलब दोनों कंडक्टर का सेम है अगर, तो ये इवनली, मतलब इवनली कह सकते हो आप या इक्वली कह सकते हो। इक्वली की स्पेलिंग गलत है। मैं कहने का मतलब ये है कि आप बराबर से बांट सकते हो, मतलब ये बराबर से बटेगा। जैसा कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ये क्यों है, ठीक है, मतलब इतना चार्ज है इस पर और इस पर 0 चार्ज है, इन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाया जाएगा तो क्या होगा कि मतलब अगर इन दोनों का शेप सेम है, साइज सेम है और मटेरियल सेम है, तो क्या होगा कि ये आधा आधा जो है चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। आप इसको नोट करें। अब हम देखेंगे, इसको नोट करिए पहले। नोट कर लिया। अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला तो था चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करवा के। अब क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब कंडक्शन में क्या था कि हमने डायरेक्ट टच करवा दिया दोनों बॉडी को, इंडक्शन में क्या होगा, विदाउट कांटेक्ट। आइए इसको समझते हैं कैसे। देखिए, अब मान लीजिए कोई बॉडी है ए, ठीक है, ए बॉडी है, ये न्यूट्रल है, मतलब अभी चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक बॉडी लाएंगे, मतलब कि ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके पास लाएंगे, देखिए विदाउट कांटेक्ट है, तो इसके पास आएंगे तो ये देखेंगे कि इसके अंदर भी एटम होंगे, ठीक है, एटम होंगे तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो क्या करेगा, ये इधर की जितने भी पॉजिटिव चार्ज उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड सेम चार्ज रिपल, याद है ना वो चीज। और जो बच्चे को इससे निगेटिव चार्ज होंगे उनको रिपल करेगा, तो वो क्या होगा, वो दूर भागेंगे इससे। ठीक है, समझ आ रहा है। ये बॉडी ए है। अब ये सब होने के बाद अब हमको क्या करना है, कोई एक बॉडी हम लाते हैं बी। ठीक है, अब हम बॉडी लेके आए बी। अब हम क्या किए, तो इसके कांटेक्ट में लाए, तो क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब इधर भाग जाएंगे बी तरफ। ठीक है, मतलब अगर हम इनको अलग करेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे, इसकी प्रेजेंस में इन दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही। अगर देखिए, अगर हम इसको हटा देंगे तो जो इसका इंड्यूस है, मतलब जो इंडक्शन है, मतलब जो ये इसमें अपने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को रिपल कर रहा है, तो ये पावर, इसका जो इंडक्शन है वो खत्म होगा। तो हम इसको हम क्या करेंगे कि देखेंगे ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ए बी, ठीक है, समझ गए। मतलब देखिए फिर समझते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब कि हमको कांटेक्ट नहीं करवाना है इसमें। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या था कि हमने बॉडी को टच करवाया था। अब हमको क्या करना है कि कोई एक बॉडी लेके आए, ठीक है, जो कि निगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी था। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आए, इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, प्रोटॉन को, और क्या हुआ, जो इसको निगेटिवली चार्ज थे उसको रिपल किया। तो क्या हुआ, हम एक दूसरी बॉडी लेके आए, तो दूसरी बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है, याद रखिएगा। और ये भी न्यूट्रल है। तो जो बी बॉडी है ये भी कंडक्टर है और न्यूट्रल है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो बी में चले गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब बी में ट्रांसफर हो गए। तो अब क्या होगा कि अगर हम ए बी को अलग करते हैं इसकी प्रेजेंस में, जो ये बॉडी है इसकी प्रेजेंस में, मतलब इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता ही होगा ना आपको, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप समझते होंगे। तो क्या होगा कि ये इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज है, इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अब एक मेथड है, पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब देखिए एक मेथड पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब कि हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉडी को रब करेंगे। बचपन में आपने किया होगा बहुत, तो क्लास 5, 4, 6 में रहे होंगे, तो कंघा जिसको बोलते हैं कॉम, उसको बाले में रगड़ते होंगे तो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तब हम इसका मतलब नहीं जानते थे, लेकिन इसका मतलब आप समझिए आज। मतलब तीसरा पॉइंट ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब दो बॉडी है, कैसे भी शेप की मान लो, ठीक है, हम इसको रब करवाया आपस में, मतलब दो बॉडी है, ऐसे ऐसे करके इसको रब कर दिया। तो क्या होगा, इसमें भी देखिए एटम होगा, तो क्या होगा कि ये जो एटम होंगे जब रब करेंगे, तो रब करने से क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाएंगे और इसके
मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब देखिए क्या होगा, ये समझिए, रब करने से क्या होगा कि थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। मतलब आप कोई भी चीज़ को अगर मतलब अपने हाथ में रगड़ते देखिए गर्म हो जाता होगा, तो उसी तरह दो बॉडी को अगर आप रगड़ते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि थर्मल एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो जब एनर्जी निकलती है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो एटम होते हैं इनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी से, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी उनको मिल जाती है तो वो फ्री हो जाते हैं, मतलब आयनाइज होता है, मतलब बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो बॉडी वो, अब ये प्लस माइनस किस पे जाएगा, ये बॉडी पे डिपेंड करेगा। ये बहुत सारी कंडीशन होगी, लेकिन क्या होगा कि मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से होगा तो वहाँ पर होगा है। ठीक है, तो और एक चीज ये कि अगर हम चार्ज का ट्रांसफर करते हैं, मतलब अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ मास भी होगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मतलब उसका वेट कितना बढ़ेगा, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। अब देखिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, ऐसा नहीं हो कि आपका प्रोटॉन मूव कर जाए, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। मतलब कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम है, मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट 1000 गुना ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब प्रोटॉन का मास 1000 गुना से ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसे में क्या होगा कि आप मास मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो अगर चार्ज ट्रांसफर होगा मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो आज हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में।